सीएम धामी से मिलने पहुंचे लोग। सीएम ने सुनी लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए दिए निर्देश। किसानों ने जताया सीएम का आभार। केंद्रीय विद्यालय संगठन का बड़ा फैसला, अब सिफारिश नहीं वरीयता से होगा प्रवेश। सांसद समेत 17 श्रेणियों के कोटे पर लगी रोक। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा सोच समझ कर लिया फैसला। मुख्यमंत्री धामी करेंगे आयुष्मान भारत की शुरुआत। चौथी वर्षगांठ को सरकार मनाएगी भव्य तरीके से। 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर होगा आयोजन। दी जाएंगी तमाम स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां। ऋषिकेश में घंटों जाम में फंसे रहे पर्यटक। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। 5 मिनट का सफर तय करने के लिए रहना पड़ा घंटों तक परेशान। पुलिस का धरा रह गया ट्रैफिक प्लान। पुलिस चेक पोस्ट से चरस तस्कर हुआ गिरफ्तार। 1 किलो से ज्यादा चरस बरामद। एनडीपीएस धाराओं में मुकदमा दर्ज, भेजा जेल। अवैध नशे की बिक्री पर धरपकड़ जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने उनसे भेंट की, उनसे मुलाकात की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी आगंतुकों से व्यक्तिगत भेंट की, उनकी समस्याओं को भी सुना और तत्काल समाधान के निर्देश संबंधित अधिकारियों को भी दिए। सीएम ने कहा कि समस्याओं के निवारण के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ब्लॉक स्तर की समस्याओं का निराकरण ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर जल्द से जल्द होना चाहिए। लोगों को अपनी अपनी समस्याओं के हल के लिए परेशान ना होना पड़े और साथ ही उन्हें अनावश्यक देहरादून ना आना पड़े। और साथ ही साथ प्रदेश की जनता से जो वायदे किए हैं उसके लिए वे संकल्प लिए हैं और समय रहते उन्हें पूरा जरूर किया जाएगा। वहीं सीएम ने सभी समस्याओं और साथ ही शिकायतों का रिकॉर्ड रखने और उन पर की जा रही कार्रवाई का फॉलोअप भी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। गौरतलब है कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्धता से लगातार कार्य कर रही है और सभी किसानों का गन्ना पिराई के लिए मिलों में आए और गन्ना का भुगतान सही समय पर हो, जिसके बाद वहां उपस्थित किसान प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में मौजूद हैं। वो आज पीएम मोदी और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो अयोध्या में राम मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और इसी के साथ यहाँ पर वो दर्शन करेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे और कई विषयों पर बातचीत भी करने वाले हैं। तो दिल्ली दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जिसके बाद यहाँ पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी और इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो अयोध्या जाएंगे, भगवान श्री राम के वो दर्शन भी करेंगे। और जन्मभूमि है, वहाँ पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम वहाँ पर शुरू करवाया है, राम जन्मभूमि पर जो मंदिर का काम शुरू हुआ है, वो आने वाले समय में केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अध्यात्म का, एक संस्कृति का, धर्म का एक प्रमुख स्थान बनने वाला है। और मैं भी जब पहले कभी गया था वहाँ, तो मैंने देखा था कि रामलला टेंट के अंदर रहते थे, तो मन बड़ा दुखी और आहत दोनों हुआ था। लेकिन इस बार मैं अयोध्या गया था और मैंने देखा कि वहाँ पर भव्य राम का मंदिर बन रहा है, श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है। तो निश्चित रूप से इसका श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने एक ऐसा स्थान जिसका विस्तार विकास आने वाले समय में हो रहा है, जिसको आने वाली हमारी पीढ़ियाँ जिसको आत्मसात करेंगी और उससे प्रेरणा लेंगी। हाँ, निश्चित रूप से आज हनुमान जयंती है और मैं तो
स्वयं आज सुंदरकांड करके आया हूँ सवेरे, और सभी को मैं हनुमान जयंती की। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इसके तहत आने वाले स्कूलों में प्रवेश के संबंध में सांसदों समेत सभी 17 श्रेणियों के विवेकाधीन कोटे पर अस्थायी रोक लगा दी है। आपको बता दें कि ये अस्थायी निर्देश है और साथ ही केंद्रीय जो विद्यालय हैं वहां पर प्रवेश से संबंधित सभी श्रेणियों के विवेकाधीन कोटे के संबंध में है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना था कि सदन में मिलकर इस बात का फैसला किया जाएगा कि क्या सांसद कोटे को बढ़ाया जाए, इसे खत्म कर दिया जाए। साल 1975 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में विशेष योजना के तहत सांसद कोटे का निर्धारण किया था और इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा की सभी सांसदों के लिए सीटों की संख्या तय की गई थी। इसके माध्यम से जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के प्रमुख और जरूरतमंद लोगों को सुविधा दे सकते थे। विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में अगले आदेश तक रोक लगाने को कहा गया। तो वहीं इस मौके पर इसको रोक को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि केंद्र की सरकार ने सोच विचार कर ये फैसला लिया है। उसको अस्थायी रूप से उस पर अभी रोक लगाई है। आगे क्या होता है निर्णय बाद में लिया जाएंगे। अभी उसको टेम्परेरी रूप से रोका गया है। इसको पिछली बार भी रोका था, इस बार भी रोका गया है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा। अब क्या सोच समझ के लिया ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में कि टेम्परेरी रूप से उसको रोका गया कुछ समय के लिए। आयुष्मान भारत योजना की चौथी वर्षगांठ को उत्तराखंड सरकार भव्य तरीके से मनाने जा रही है, जिसमें सभी ब्लॉकों में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है और जिसका शुभारंभ 18 अप्रैल को है और जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री धामी करने जा रहे हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये जानकारी दी कि प्रदेश के सभी 95 ब्लॉक, 7 नगर निगम, 11 नगर पालिकाओं में 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा और साथ ही 18 से 22 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि तमाम तरीके की जांच कराई जाएंगी और सभी का आयुष्मान कार्ड भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ तमाम स्वास्थ्य से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो भी जरूर दी जाएंगी और जनता की स्वास्थ्य से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा। देखिए, जो बातें आपने कही अभी, उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसमें हमने 5 चीजों पे फोकस किया है। आपने देखा होगा कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो हमने पहला निर्णय किया कि भाई लगभग 30-32 हजार लोग हमारे हॉस्पिटलों में जाते हैं, राजकीय हॉस्पिटलों में। तो हम लोगों ने कहा कि भाई सबको दवाइयाँ फ्री देने का काम हमारी सरकार करे। और मुझे बड़ी खुशी है कि हर दिन 21 से 22 हजार लोग जो है निःशुल्क उपचार हमारे हॉस्पिटल में करा रहे हैं। हम लोगों ने गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत होती थी कि उनको जब भी चेक करने के लिए हॉस्पिटल आते थे तो आपने पैसा खर्च करना पड़ता था। अब हमारी सरकार ने गर्भवती महिलाओं को लाने की व्यवस्था से लेकर और छोड़ने की व्यवस्था तक ये भी। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां पर पिछले 3 दिनों से घंटों जाम लग रहा है और लाखों पर्यटकों के शहर में पहुंचने की वजह से जाम की स्थिति भयानक हो गई है। सुबह रायवाला से लेकर तपोवन तक लगना शुरू हुआ जाम धीरे धीरे दिन के साथ साथ बढ़ता ही चला गया। ये तस्वीर आप देखिए, जब यहाँ पर घंटों तक जाम लगा रहा, जो लोग हैं वो रास्तों में फंसे रहे और जाम की वजह से हजारों स्थानीय लोग भी और साथ ही साथ पर्यटक परेशान होते हुए नजर आए। 5 मिनट का सफर तय करने के लिए लोगों को कई घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ा। हाईवे पर जो जाम लगा तो स्थानीय लोगों ने अपने वाहनों को गलियों में घुसाना शुरू कर दिया और जिससे छोटी छोटी गलियों के अंदर ध्वनि प्रदूषण के साथ जाम की स्थिति उत्पन्न हुई। मुख्य रूप से लोगों को श्यामपुर फाटक पर कई घंटे जाम की फजीहत झेलनी पड़ी। उसके बाद कोयल घाटी से लेकर तपोवन तक वाहन रेंग कर चलते हुए नजर आए। पुलिस कई बार ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी, जाम की समस्या से निजात दिलाने की कोशिश भी करती रही, मगर वाहनों की संख्या इतनी ज़्यादा रही कि पुलिस का ट्रैफिक प्लान भी धरा का धरा रह गया। वहीं आपको बता दें कि बाईपास मार्ग पर स्थिति ऐसी रही कि दोपहिया वाहन भी जाम के जाल को तोड़ नहीं पाए।
बेंगलुरु से यहां पहुंचे पर्यटकों के दल में शामिल प्रिया शेट्टी ने बताया कि बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन ट्रैफिक जाम की ऐसी समस्या नहीं है। ऋषिकेश में 5 मिनट के सफ़र के लिए वो आधे घंटे से पैदल चल रहे हैं, फिर भी अपनी मंजिल पर वो नहीं पहुंच पाए। स्थानीय निवासी और समाजसेवी वीरेंद्र भारद्वाज ने कहा कि शहर में उचित पार्किंग की व्यवस्था और सड़कों के चौड़ीकरण नहीं होने की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या से स्थानीय लोगों को जूझना पड़ रहा है। अब हॉलीडेज के लिए ऋषिकेश आया तो ट्रेन बुकिंग पे भी जैम हो गया है और यहाँ आने के लिए भी 2 आवर्स हो गया। 20 मिनट्स पैदल चलने का मार्ग 2 आवर्स हो गया। अब यहाँ ऐसे होकर हम भी यहाँ पैदल चल रही है ट्रैफिक जाम की वजह से। काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हाँ, काफ़ी परेशानी हो रही है। बहुत धूप है और बहुत ट्रैफिक जाम है, क्या करें। जब बेंगलोर में यहाँ के मौसम भी सेम लगभग गर्म होता ही हो गया है। नहीं, बेंगलुरु में और अच्छा है, थोड़े थोड़े बारिश आते हैं ना और बहुत पेड़ है, फूल है, यहाँ तो बहुत गर्मी है। 5 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा बोल रहे हैं ये मैप्स। अच्छा, अभी भी आप लोग फंसे ट्रैफिक में ही हैं? हाँ, अभी भी हम ट्रैफिक में स्टक हुआ है और आगे और 5 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है आपको ये? हमको बालकनाथ टेम्पल। अच्छा, हाँ, अभी और टाइम लगेगा आपको? हाँ, इधर से 1 और घंटा बोल रहा है। ट्रैफिक देखो पूरा रेड मार्क। और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ सीधे मौजूद हैं। तो कृष्णा, यहाँ पर पहले दावे किए जा रहे थे कि एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है ताकि ट्रैफिक की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि अभी जो कपाट खुलने हैं, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर ऋषिकेश में इस तरह की तमाम दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। बिल्कुल संभव। देखिए, यही हाल हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में पर्यटक हम कह सकते हैं लगभग 2 साल बाद उन्हें आने के लिए छूट मिली है, तो काफ़ी संख्या में बढ़ चढ़कर अपने जत्थों के साथ वो ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। ऋषिकेश की सड़कें पिछले 3 दिनों से जाम पड़ी हुई है, चाहे हम सुबह की बात करें, चाहे दिन की, चाहे शाम की बात करें। इन तीनों टाइम ही जनता जो है वो सड़कों पर फंस रही है। पर्यटकों के वाहनों से जो है वो ऋषिकेश की सड़कें अस्त व्यस्त हो चुकी है। घंटों लोगों को जाम में फंसना पड़ रहा है और तब अपनी मंजिल पर वो पहुंच रहे हैं। क्योंकि हमने देखा था कि जिस दिन जाम की समस्या व्यस्त हुई थी, उस दिन ही देहरादून एसएसपी और ऋषिकेश एसपी ने लगातार दावे किए थे कि जाम से निपटने के लिए हमने पूरा का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया हुआ है, उस पर हम खरे उतरेंगे और ऋषिकेश में जाम की समस्या नहीं बनेगी। लेकिन गुरुवार के दिन में जैसे ही 2 बजे थे, उसी टाइम से सड़कें जो है वो लबालब गाड़ियों से भरने लग गई थी। तभी हम देख सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान बनाया था एक तरीके से ऋषिकेश में जाम की समस्या से जनता को निजात दिलाने के लिए, ताकि पर्यटकों को भी उसमें फंस के दिक्कत ना हो, वो कहीं ना कहीं कागजों में ही दब के रह गया है, धरातल पर नहीं उतरा है। क्योंकि ऋषिकेश की सड़कों पर जो हाल इस समय पर बना हुआ है, उससे हम साफ कह सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन ने अपना ट्रैफिक प्लान इन समर सेशन के लिए स्टार्ट किया था और एक तरीके से बनाया था, वो बहुत ही ज़्यादा फेल होता हुआ नजर आ गया। क्योंकि पुलिस प्रशासन भी हालांकि काफ़ी हद तक जो है वो सड़कों पर लगे हुए हैं, लोगों को एक तरीके साइड कर रहे हैं, गाड़ियों को साइड करने में है, लेकिन गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा आ रही है कि पुलिस प्रशासन भी उनको साइड करने में कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रहा है। तो जिस वजह से हमने देखा है, क्योंकि पर्यटक इतनी संख्या में आ रहे हैं, चाहे हम बात करें ऋषिकेश की, हरिद्वार की, नैनीताल की, मसूरी की, तो ये सभी टूरिस्ट प्लेस जो है वो पर्यटकों से इस टाइम पर फुल हो चुके हैं। हालांकि अब 4 धाम यात्रा के कपाट भी खुलने में कुछ ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ही उत्तराखंड में ट्रैफिक का आलम यह है। तो आने वाले समय में किस तरीके से उत्तराखंड की पुलिस ट्रैफिक एक तरीके से मैनेज करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और खुद पुलिस प्रशासन इस पर सवालों के घेरे में जो है वो अधिकारी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा था, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी दावे किए थे, क्योंकि 2 साल बाद अब सड़कों पर ये आलम आया है, क्योंकि उत्तराखंड में पर्यटक जो है वो काफ़ी लंबे समय बाद इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। तो उससे चाहे हम बात करें किसी भी होटल्स की, तो होटल पूरे के पूरे फुल हो चुके हैं। टैक्सी व्यापारी जितने हैं उनकी गाड़ियां एक तरीके से ऑलरेडी बुक हो चुकी है अगले महीने के लिए। हेलीकॉप्टर सेवाएं भी पूरी की पूरी बुक हो चुकी है। यहाँ तक कि अगर आप देश में कहीं से भी देहरादून पहुंचेंगे, तो आपको देहरादून पहुंचने के लिए कोई भी ट्रेन में रिजर्वेशन, आपको सीट खाली नहीं मिलेगी, सभी ऑलरेडी बुक चल रही है। तो एक तरीके से ये प्रशासन के लिए एक और चिंता हो जाती है कि आने वाला पर्यटक जो इन दिनों उत्तराखंड में आने वाला है, क्योंकि काफ़ी छूट जो है वो पर्यटकों को अब मिल चुकी है और बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी पड़ने वाली है। तो जाहिर सी बात है, पर्यटक जो है वो उत्तराखंड पहुंचेंगे। तो देखने वाली बड़ी बात होगी कि आने वाले दिनों में पर्यटकों का जमावड़ा जिस तरीके से लगेगा, उसको ट्रैफिक पुलिस जो है किस तरीके से मैनेज करती है। संभव जी
कृष्णा, जो लोग बाहर से आते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी अभी भी पड़ रही है ऋषिकेश में, और इसी के साथ जब वो जाम में फंसते हैं तो धूल उड़ती है, इसकी वजह से भी उन्हें परेशानी होती है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये भी है कि इतना समय था, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि सड़कों का चौड़ीकरण होगा वो भी नहीं हो पा रहा है, जो गलियाँ हैं वो सक्रिय हैं, तो इस तरह की तमाम दिक्कतें हो रही हैं। तो क्या प्रशासन ने इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया कि चौड़ीकरण किया जा सके, या फिर कुछ अन्य कुछ कदम उठाए जा सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए, कि या कोई प्लान तैयार नहीं किया है क्या इसको लेकर अभी तक? बिल्कुल, देखिए संभव अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं की, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाओं करने के दावे किए गए थे, लेकिन वो दावे सिर्फ वो हवाई दावे हमको नजर आए। इसके अलावा हम बात करें अगर सड़कों की, तो सड़कों की जो खस्ता हाल पहले हुआ करती थी वो आज के समय पर नहीं है, क्योंकि हम बात करें तो कुछ समय पहले जो ऑल वेदर रोड का एक प्रोजेक्ट चला गया था वो काफ़ी हद तक उसका कार्य जो है पूरा हो चुका है, 70% उसका कार्य हो चुका है। लेकिन ऋषिकेश की कुछ सड़कें ऐसी है जिनका चौड़ीकरण एक तरीके से प्रशासन की तरफ से संभव नहीं है, क्योंकि ऋषिकेश की जो पतली पतली गलियां हैं उनमें बसें भी चलनी है, गाड़ियां भी चलनी है, 2 व्हीलर भी चल रहे हैं, तो इन सभी के लिए दिक्कतों का सामना जो है आ जाता है, क्योंकि स्थानीय लोगों भी काफ़ी बढ़ चढ़कर उनके पास गाड़ियाँ हैं, तो इसके साथ टूरिस्ट भी वहाँ पर पहुँचते हैं, कोई बस में आता है, कोई अपने 4 व्हीलर में आता है, तो इन सबके बीच देखिए ट्रैफिक प्लान तो दुरुस्त तो हो ही जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऋषिकेश से अगर आप ऊपर बढ़ते हैं, चारधाम यात्रा का मार्ग जो शुरू होता है, चाहे हम बात करें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों मार्गों पर जाने के लिए सड़कें जो है वो काफी अच्छी हो चुकी है उत्तराखंड सरकार से और केंद्र सरकार से, जो ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट चलाया गया था। अब श्रद्धालु को भी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ऋषिकेश पार करते ही कोई भी व्यक्ति और श्रद्धालु 6 घंटे में केदारनाथ पहुंच जाता है, 8 घंटे में बद्रीनाथ पहुंच जाता है। तो यही आलम गंगोत्री और यमुनोत्री का भी हम देखते हैं कि 6-8 घंटे में श्रद्धालु वहां से पहुंच रहे हैं। यही समय आज से 5 साल पहले जो है वो कई घंटों में लगता था। अगर ऋषिकेश से कोई व्यक्ति बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए सुबह 4 बजे निकलता था तो वो शाम को 7-8 बजे ही बद्रीनाथ पहुंच पाता था। तो अब ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए राह भी आसान हो चुकी है, क्योंकि सड़कें काफी अच्छी हो चुकी है। क्योंकि पहले हमने देखा था कि बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश भी काफी उत्तराखंड में होती है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर मलबा आने से कई जगह भूस्खलन का सामना, लेकिन व्यवस्थाएं अब अच्छी कर ली गई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो श्रद्धालु ऋषिकेश होते हुए जाते हैं, भले उन्हें बाद में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जब मुख्य रास्ता ऋषिकेश है, यहाँ पर जब जाते हैं, वो यहाँ से निकलते हैं, तो उन्हें इस तरह की तमाम परेशानी उठानी पड़ती है। कृष्णा, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर पुलिस चेकपोस्ट से घोड़ा नाला जा रहा कुख्यात चरस तस्कर को पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए लालकुआ पुलिस क्षेत्र अधिकारी शांतनु पारशर ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाहरी क्षेत्रों से चरस लाकर लालकुए के इलाके में बेचने वाले तस्कर मोहम्मद फरमान को संदिग्ध अवस्था में दबोच लिया। जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास 1 किलो से ज्यादा चरस बरामद हुआ। वहीं आपको बता दें कि पकड़े गए चरस तस्कर के तार कहां से जुड़े हुए हैं, पुलिस उसकी छानबीन अभी भी कर रही है और जल्द ही चरस तस्करी से जुड़े अन्य लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। बैरियर पे जो हमारी टीम चेकिंग कर रही थी तथा ट्रैफिक ड्यूटी जो कर रही थी, उनके द्वारा देखा गया कि एक संदिग्ध व्यक्ति जो कि वर्मा कॉलोनी की तरफ जा रहा था, तो जब उसको रोक के पूछताछ करने की देखी तो उसके पास से 1 किलो कुछ ग्राम चरस प्राप्त हुई है। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तथा न्यायालय के सामने समक्ष पेश किया जाएगा। इस संबंध में काफ़ी तरफ से हमें सूचना प्राप्त हो रही है तथा तत्काल टीम बना के 112 भी हमारी इसमें लगी हुई है तथा अन्य टीमें बना के शाम को जो प्लेग्राउंड्स हैं उसमें भी चेकिंग की जा रही है। इस संबंध में जहां भी किसी को भी सूचना प्राप्त हुई तो जो नशा संबंधित जो हमारी हेल्पलाइन है तथा 112 के रूप में वो सूचना दे भी सकता है तथा हम कार्रवाई उसमें तत्काल करेंगे। ये ट्रैफिक संबंधित जो अभी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इसमें डाइवर्जन प्लान जो हमारा है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का, कलसिया पुल खराब होने के कारण से डाइवर्जन प्लान में जितनी होटल बुकिंग वाले लोग आ रहे हैं उनको समक्ष काला डूंगी के थ्रू भेजा जा रहा है तथा अन्य लोगों को डाइवर्ट करके अपने नैनीताल में तथा अन्य टूरिस्ट प्लेसों पर भेजा। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में अजीबोगरीब घटनाक्रम देखने को मिला। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार होने के बावजूद किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए और साथ ही तमाम समर्थकों के साथ मौन उपवास रखते हुए धरना दिया। बीजेपी विधायक का मौन उपवास और धरना प्रदर्शन कार्यक्रम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया और पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि किच्छा क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और सामाजिक तत्व एवं दबंगों के द्वारा खुलेआम किच्छा क्षेत्र में मारपीट और साथ ही गोलीबाजी लगातार हो रही है।
दबंगों के द्वारा की जा रही गोलीबारी और मारपीट से किच्छा की जनता में भय का माहौल बना हुआ है। लोग डरे हुए हैं। वहीं भाजपाइयों ने पुलिस प्रशासन से दबंगई दिखाने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाने की मांग रखी। गौरतलब है कि भाजपाइयों के धरना प्रदर्शन की सूचना पर एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा और साथ ही पुलिस क्षेत्र अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा मौके पर पहुंचे और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया और अधिकारियों के आश्वासन के बाद भाजपाइयों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। उन लोगों ने परसों रात के 10 बजे एक आपस में एक दूसरे अपराधी के घर पे जाकर उन्होंने गोली चलाई। उसमें उन्होंने मुकदमा भी लिखाया है। मनदीप गोराया ने गोली चलाई है, जो खुद अपराधी के इतिहास के व्यक्ति हैं, और उन्होंने चलाया है विपिन ठाकुर के घर पे जाकर आवास विकास में, और तमाम उसमें छेद हो गए, दीवारों में इतनी गोलियां मारी। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। शिक्षा में इस तरह का कोई वातावरण कभी नहीं रहा। 10 साल से हम लोग यहाँ विधायक थे, पक्ष के भी थे, सत्ता पक्ष के भी थे, लेकिन कभी इस तरह का वातावरण नहीं बनने दिया गया। लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि यहाँ इस समय अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, और जो लोग अपराधी जिन्होंने विधायक को चुनाव लड़ाया वो समझते हैं कि एबव द लॉ, कानून से ऊपर है, और वो सारे झगड़े इनके गैंगवार के हैं, आपस में वसूली के झगड़े हैं, कहीं खनन के वसूली की, कहीं और वसूलियों को लेकर इनमें आपस में विवाद है, और उसके कारण ये किच्छा को रणभूमि बनाना चाहते हैं। मेरा साफ साफ कहना है। उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार किए जाने का एक मामला सामने आया। किच्छा के निकटवर्ती ग्राम बखपुर में मोसेरे भाई ने मासूम बच्ची का अपहरण किया, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना को छिपाने के उद्देश्य से आरोपी युवक ने गला दबाकर मासूम बच्ची की हत्या तक कर दी और साथ ही उसके शव को डैम किनारे फेंक दिया, मौके से फरार हो गया। आपगोदादी के परिजनों ने कलकत्ता पुलिस चौकी को घटना की जानकारी दी और परिजनों ने बताया कि गुरुवार से उनकी बेटी लापता थी और बच्ची के गायब होने की सूचना पर पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि मासूम बच्ची को उसके मौसेरे भाई अजय अपनी बाइक पर बिठाकर साथ ले गया था और मौसेरे भाई अजय का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी अजय और उसके माता पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और पूछताछ के दौरान आरोपी अजय ने पूरी घटना खोलकर पुलिस के सामने रख दी। जांच में खुलासा हुआ कि घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को मौसेरा भाई अजय अपने साथ लेकर गया था। गांव से दूर ले जाने के बाद उसने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और मासूम बच्ची के शव को डैम किनारे फेंक दिया, वहां से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी अजय की निशानदेही पर मासूम बच्ची के शव को बरामद किया और घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है और ग्रामीण एवं परिजनों ने आरोपी अजय को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया और घटना की सूचना पर यहां पर आपगोदादी के क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर घटना पर दुख व्यक्त किया और साथ ही परिजनों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। काम वालों को जिंदगी से मतलब नहीं, काम वालों को जिंदगी से मतलब। ये आया था लगभग 11 बजे। इसके बाद ये लड़की को यहाँ से ले गया है। ले जाने के बाद इसने जो भी इसके साथ कांड किया है उसके विषय में तो पुलिस ही बता सकती है, हम क्या बता सकते हैं। किसने लड़की का मर्डर करके यहाँ राय फार्म के पास में डाल दिया था, लेकिन दिन भर पुलिस को गुमराह करता रहा। अब आप क्या मांग करते हैं पुलिस से? हम तो फांसी की मांग करते हैं पुलिस से कड़ी सज़ा हो और जो उसकी माँ है साथ में उसको भी हो, जिसने इस खेल को रचा था और दिन भर छिपा करके रखा, पुलिस को गुमराह करती रही। बहुत ही दुखद घटना है। 3.5 साल की बच्ची है जिसको बहला फुसला कर घर से ले जाकर उनके सगे रिश्तेदार ने बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। उसकी हत्या कर दी गई और गांव में बहुत रोष है। पुलिस ने अपना पूरा सहयोग किया है मुलजिम को पकड़। और चलिए बढ़ते आगे बात करेंगे हरिद्वार की, जहां हरिद्वार के मंगलौर स्थित नारसिंह खुर्द गांव में किसानों की लहलहाती फसल जलकर खाक हो गई। आपगोदादी की बिजली की लाइन में स्पार्किंग होने के कारण खेत में जो खड़ी फसल थी, गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। गौरतलब है कि तेज हवा चलने के बाद खेत में बिजली की लाइन स्पार्किंग करने लगी और खेत में जो कटी पड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह से जल गई है। ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर पीड़ित किसान का कहना है कि बिजली विभाग को बिजली की लाइन बदलने के लिए कई बार सूचित भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद बिजली विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। वहीं पीड़ित किसान की 2.5 बीघा गेहूं की फसल जो कि जलकर पूरी तरह राख हो गई है। वहीं पीड़ित किसान अपनी जली हुई फसल के लिए अब मुआवजे की मांग कर रहा है।
और चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे लालकुंड रेंज के वन विभाग टीम ने पिछले 3 महीनों में अवैध खनन एवं लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें शामिल करीब 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों को सीज किया और साथ ही साथ 2.5 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला किया। वहीं वन विभाग की इस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि पूर्वी डोली रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी अनिल जोशी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम लगातार अवैध खनन और लकड़ी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इस मामले में वन क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देशन में वन विभाग की टीम द्वारा अवैध खनन और अवैध लकड़ी तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के रामपुर और साथ ही ऊधम सिंह नगर के बाजपुर से आने वाले वाहनों की रात में भी जांच हो रही है और जिन वाहनों में अवैध खनन सामग्री पाई जा रही है उन वाहनों को सीज किया जा रहा है और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ये कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी भी तरह की अवैध खनन और अवैध लकड़ी तस्करी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस मामले में कोई वन विभाग के अधिकारी भी शामिल होते हैं तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। इनके द्वारा विगत 3 माह जनवरी से मार्च तक 11 वाहन सीज किए गए हैं, जिसमें 10 वाहन अवैध खनन से संबंधित हैं और 1 वाहन लकड़ी की अवैध ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है। इन वाहनों से लगभग डोली रेंज के द्वारा विगत 3 महीने में लगभग 2.5 लाख रुपया जुर्माना वसूल किया गया है और वन विभाग के द्वारा सतत रूप से अवैध खनन और लकड़ी के अवैध पातन के संबंध में विशेष रूप से छापामारी की जा रही है और जो भी इस कार्य में लिप्त होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। रात्रि गश्त के दौरान हमारी टीम जब भी हाईवे में निकलती है तो बाजपुर और जहाँ उत्तर श्री रामपुर क्षेत्र से जो भी अवैध अभियान से संबंधित वाहन आते हैं उनकी चेकिंग करती है और जो भी वाहन गलत पाया जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसमें जनरली रेते के अवैध अभियान में जनरली मुजरिम मौके से फरार हो जाता है या भाग जाता है, तो इसमें वाहन को सीज कर लिया जाता है जो कि बड़ी प्रॉपर्टी है, तो उसके तहत ही फिर आगे कार्रवाई की जाती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।